बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9 में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। और इस चैप्टर का आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। इससे पहले कि मैं आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करूं, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगी कि जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था कि स्क्रीन पे आपको एक रेड कलर का पॉइंटर नज़र आ रहा होगा, आपने उसको फॉलो करना है ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ आएँ। अच्छा, चलें अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं आज का, आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी में इसकी सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी किसी भी एटम के लास्ट शेल में से अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाएगी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और एटम जब हम उसमें से लास्ट किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जब वैलेंस शेल में से जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वो आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, यानी अकेला होता है और गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स दैट एक्सप्लेन कैटाइन फॉर्मेशन। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैटाइन फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जनरल फॉर्म में मेटल्स, तमाम मेटल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एम को यूज़ किया है जो कि गैसियस स्टेट में होता है। और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी यानी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए चाहिए, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो एटम जो है वो आयन में चेंज हो जाता है। एटम जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था वो भी गैसियस स्टेट में था, और जो आयन बना है हमारे पास आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी गैसियस स्टेट में है, और जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज अ मेजर ऑफ एन एक्सटेंट टू विच द nucleus attract the outermost electron. A high value of ionization energy means stronger attraction between the nucleus and the outermost electron, whereas a low ionization energy indicates a weaker force of attraction between the nucleus and the outermost electron. ये एक और पॉइंट है जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी से पता चलता है, वो ये है कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है जिसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और अगर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम है तो इसका मतलब है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है, अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हैं, जिसके लिए हमें कम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो अभी ज़रा हम जो सामने हमें पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए, अलॉन्ग द ग्रुप देखें टॉप टू बॉटम सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हाइड्रोजन की है 1312, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है। उसके बाद लिथियम में 520 होगी है, फिर सोडियम 496 हो गया, पोटेशियम 419, फिर 403 और 376। इसका मतलब है व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं। तो जितना नीचे वाले एलिमेंट में जाएंगे उतना आपको न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो कम होगी और आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक होती जाएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी कम होती जाएगी। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, मोर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। और वीकर द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लो विल बी द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को अलॉन्ग द पीरियड अगर ऑब्जर्व करें तो लिथियम से स्टार्ट करें 520, बेरिलियम 899, बोरॉन एक्सेप्शनल केस है 801, कार्बन 1086, 14 1314, फिर फ्लोरीन में 1681। पॉइंटर आपको नजर आ रहा होगा मूव करता हुआ। तो लेफ्ट टू राइट ये अलॉन्ग द पीरियड, ये सेकंड पीरियड की वैल्यूज मैंने आपको बताई है। व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, एटॉमिक साइज रिड्यूस हो जाता है, कांस्टेंट शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो हाई होगी, क्योंकि ये सारे इन फैक्टर की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाइंड होता है, उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या है, अलॉन्ग द पीरियड हाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ट्रेंड्स आ जाते हैं। ट्रेंड ही मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन अब जो आपके पास पॉइंट्स की फॉर्म में है वो ट्रेंड अलॉन्ग द ग्रुप इन द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज जो है वो आ गए हैं। द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है जी, दिस इज बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट। टॉप टू बॉटम क्या होता है, नए शेल ऐड होते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत से इनर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज शील्डिंग effect in atom increases as you descends. Greater shielding effect results in a weaker attraction. जितना shielding effect ज़्यादा होगा उतनी weaker nuclear attraction weak होगी, जिसकी वजह से
जो है जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो भी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल में से अलोंग द ग्रुप रिमूव करना ईजी होगा। दिस लीड्स टू द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। तो ग्रुप में जब भी ऊपर से नीचे वाले एलिमेंट में जाएंगे तो नीचे वाले एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होगी। विच एटम हैज़ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम एंड सोडियम। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट की बात इसलिए की गई है ताकि हम शील्डिंग इफेक्ट को और आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को रिलेट कर सकें। जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू और शील्डिंग इफेक्ट में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, जितना शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे लिथियम और सोडियम के केस में क्या हो रहा है। As lithium and sodium are the members of the same group, sodium comes after lithium, so sodium has more inner electrons. Inner electrons ज़्यादा है तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होगी, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, अट्रैक्शन को कम करेंगे। दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस in sodium than lithium due to weaker nuclear attraction. It's easy to remove electron from the valence shell of sodium than in case of lithium. Next हमारे पास point क्या है जी, trend along the period है। Trends along the period in the value of ionization energy as you move from left to right in a period, the shielding effect remains constant, but progressively nuclear charge increases. A strong force of attraction between the nucleus and the valence electron is increases. This lead to increase in ionization energy from left to right. ये मैंने इस पैराग्राफ को रीड किया जिसमें सारे पॉइंट्स हैं अलोंग द पीरियड, और अलोंग द पीरियड मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, तो बेशक हमारा जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हाई होती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, विच एटम हैज़ हायर आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम एंड बेरिलियम। व्हेन वी कंपेयर लिथियम एंड बेरिलियम, as beryllium is present on the right side, beryllium has higher ionization energy due to stronger nuclear attraction. ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आ गई है। जैसे कि पीछे भी मैंने ये दोनों एग्जांपल इसीलिए बताई हैं, एक्सप्लेन किए हैं कि आपको पता चले कि कैसे हमने इसको कैसे लिखना, कैसे इन पॉइंट्स को। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7, आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट दैट हैज सिमिलर आयनाइजेशन एनर्जी, smaller ionization, similar नहीं है, smaller ionization energy. Choose the element whose atom you expect to have smaller ionization energy in each of the following pair. बोरॉन और कार्बन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में मैंने कहा है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है। आइदर दे आर प्रेजेंट अलोंग द ग्रुप और प्रेजेंट अलोंग द पीरियड। बोरॉन और कार्बन एक ही पीरियड के दोनों मेंबर हैं, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एक ही ग्रुप के दोनों मेंबर हैं। ठीक है, तो दोनों की रीजन क्या होगी, डिफरेंट होगी। अच्छा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हमने इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमेशा अपने माइंड में रखने हैं, जैसे कि इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी के अंदर मेंशन किया गया है। रिमेंबर दैट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो हमेशा अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। द एलिमेंट दैट हैज स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी वो हमेशा लेफ्ट पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसका मतलब है जो बॉटम में होगा एलिमेंट उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होगी। तो उसके बाद इनको चेक करने, पीरियोडिक टेबल में चेक करने का मतलब वही है जो मैंने शुरू में बताया कि ये एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड प्रेजेंट है या अलोंग द ग्रुप प्रेजेंट है। तो बोरॉन और कार्बन में बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी क्योंकि ये अलोंग द पीरियड है, और अलोंग द पीरियड में जो लेफ्ट पे होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ये लेफ्ट पे है, कार्बन राइट पे है, तो बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। सेकेंड एग्जाम्पल में टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। फास्फोरस बॉटम में आ रहा है, नाइट्रोजन टॉप पे आ रहा है, तो फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 3.7 में देखें, बुक भी आपके पास अवेलेबल है। इसमें अगेन हमारे पास 3 पेयर हैं, बोरॉन और नाइट्रोजन। पहला है विच एटम हैज स्मॉलर आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो पॉइंट बुक के हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, प्लस जो राइट चॉइस थी वो भी मेंशन की है, और फिर उनको आपस में इंटर रिलेट किया है। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, द शील्डिंग इफेक्ट, अब ये एग्जांपल अलोंग द पीरियड है, नाइट्रोजन एंड बोरॉन दे आर द मेंबर ऑफ सेम पीरियड, रिमेन्स कांस्टेंट बट प्रोग्रेसिवली न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास बढ़ जाता है।
a stronger force of attraction between the nucleus and the valence electron is increased. This lead to increase in ionization energy. ठीक है, वही पॉइंट, वही रीजन बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये सेम पॉइंट ही है हर जगह पे. When we compare boron and nitrogen, boron is present on the right side, so it has a smaller ionization energy value, and nitrogen has higher ionization energy due to stronger nuclear attraction. Beryllium और मैग्नीशियम दे आर द मेंबर ऑफ सेम ग्रुप. इसी तरह कार्बन और सिलिकॉन है नेक्स्ट एग्जांपल, वो कार्बन और सिलिकॉन अलोंग द ग्रुप प्रेजेंट है. तो सबकी इन दोनों केसेस में अलोंग द ग्रुप वाली जो रीजन है वो मेंशन करेंगे. द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज from top to bottom in a group. This is because the shielding effect in atoms increases as you descend. Greater shielding effect results in a weaker attraction. ये वही point है जो मैंने एक दफा पहले भी explain कर दी है. From the valence electrons, so they are easier to remove. This lead to decrease in the ionization energy from top to bottom in a group. As beryllium and magnesium are the members of the same group, beryllium comes before magnesium, so magnesium has more inner electrons. High value of shielding effect, so ionization energy will be less than beryllium due to weaker nuclear attraction. It's easy to remove electron from the valence shell of magnesium than in case of beryllium. अच्छा, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास कार्बन और सिलिकॉन है. The ionization energy value decreases from top to bottom in a group. This is because the shielding effect in atom increases as you descend. सेम रीज़न जो मैंने टॉप टू बॉटम जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती है. क्यों कम होती है? ज़्यादा शेल ऐड हो जाते हैं और ज़्यादा शेल होने की वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, अट्रैक्शन कम हो जाती है, बाइंडिंग फोर्सेस फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाती हैं और इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं जो कि हिंड्रेंस कॉज करते हैं न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन के बीच में. सो इट इज़ बिट ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम और आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है. अच्छा, greater the shielding effect results in a weaker attraction of the nucleus for the valence electrons, so they are easier to remove. This leads to a decrease in ionization energy from top to bottom in a group, as carbon and silicon are the member of the same group. अब ये मैंने ऊपर तीनों वैल्यूज जो हैं बुक में से वर्ड्स लिए हैं, बुक की लाइंस लिए हैं, उनको कॉपी किया यहाँ पर और अब नीचे जो है वो आंसर मैं आपको बता रही हूँ कि कार्बन और सिलिकॉन में से मैं चूज करने लगी हूँ और अब ये मेरी अपनी वर्डिंग है और मैंने इसको साथ में रिलेट कर दिया है. आपको भी जब भी कभी पेपर में या क्वेश्चन कहीं पे भी टेस्ट में आए तो आपने ऐसे ही इसको लिखना है. As carbon and silicon are the member of the same group, silicon comes after carbon. Silicon has more inner electrons and high value of shielding effect. So ionization energy of silicon is less than carbon due to weaker nuclear attraction. It's easy to remove electron from the valence shell of silicon than in case of carbon. तो ये सेम पॉइंट्स हैं अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप जो मैंने 3-4 दफ़ा आपके सामने रिपीटेडली इनको बताया है. आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे. अगर कोई इशू कोई प्रॉब्लम होता है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं. मैं आपको अलग से किसी और फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करूँगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू. गुड लक.